तो क्या हाल है साथियों। एकदम मस्त। आई होप कि आप सब मस्त एकदम होंगे, पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि हम आप लोगों को एकदम अच्छे अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं लेक्चर। आप देखते रहिए और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, डाउट भी पूछिए, हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में देखिए, बिना हम समय ज़्यादा नहीं गवाएंगे, ना कोई बात ना कोई, सिर्फ टॉपिक पे। ठीक है। आज हम आपको पढ़ाएंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आयनन ऊर्जा, या आयनन इंथैल्पी उसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। इसके बाद थोड़ा जानकारी लेंगे उसके बाद। ठीक है। थैंक यू। देखिए आपसे इधर, आज हम आपको बताएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आयनन ऊर्जा। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी यानी इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये होता क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई एटम है, उस एटम के चारों तरफ जो सेल लगे होते हैं। ठीक है। जिस तरह से हम एटॉमिक साइज के बारे में बताया था, उसी तरीके से हम आयनन एंथैल्पी के बारे में बताएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी किसी एटम का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है, किसी एटम का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़े। किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, किसी परमाणु के संयोजक इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर आपको जो भी एनर्जी देनी पड़े, कम से कम एनर्जी जो देनी पड़े, उसे हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आयनन एंथैल्पी। क्लियर हुआ। इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। देखिए ध्यान से, सुनिए। मिनिमम एनर्जी required for removal of one electron from an isolated gaseous atom। देखिए, यानी कहा गया है कि अब इस समझे, मान लीजिए आपके पास इधर कोई एटम है। ठीक है। मान लीजिए एक्स एटम है, तो एक्स एटम में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा एक्स पॉजिटिव, यानी एक्स प्लस वन बचेगा। यानी कहने का मतलब है, जब किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके ऊपर चार्ज आता है माइनस। लेकिन जब किसी में से इलेक्ट्रॉन निकलती है तो उसके ऊपर चार्ज है प्लस। अगर किसी एटम के ऊपर, किसी परमाणु के ऊपर अगर मान लीजिए कोई चार्ज है, आवेश है, प्लस का है माइनस का है, अगर प्लस का रहेगा तो समझ जाइए वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकली हुई है। अगर माइनस का चार्ज है तो समझ लीजिए वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्सेस में है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ अब जब कोई चार्ज नहीं रहेगा, अगर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, तो बोलेंगे कि यहाँ पे ना तो प्लस है ना तो माइनस है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना निकला है ना ज्यादा है। तो अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज ही है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इसके बाद चार्ज आएगा प्लस, क्योंकि वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, वहां से चार्ज खत्म हो गया, तो क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसको चार्ज आया एक्स, एक्स प्लस आया, क्या इसको बोल सकते हैं जो एनर्जी यहाँ पे निकली है। क्योंकि देखिए, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने आपको आसानी से नहीं निकलेगा, वहां पे आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसी एटम से इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इस यहाँ से आपको कम से कम कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जो भी आप कम से कम एनर्जी देंगे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, इसी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी आप कम से कम कितनी एनर्जी दे सके जिससे आपकी इलेक्ट्रॉन निकल सके। क्लियर हुआ। इसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप सॉलिड लेंगे, जो भी एटम होगा सॉलिड होगा, यानी ठोस पदार्थ होगा, तो इसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर बोल दिया जाए यहाँ पे आपके पास जो एटम है वो गैसियस है, गैस वाला है, यहाँ से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपके पास जो भी बचेगा, एक्स पॉजिटिव बचेगा, तब इस एटम को बोलेंगे, इस एनर्जी को बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कहने का मतलब है कि आप किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एनर्जी दी जाए उसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहेंगे। लेकिन आपके पास ऐसा एटम होना चाहिए, ऐसा परमाणु होना चाहिए जो कि अपने गैसियस स्टेट में होना चाहिए। किसमें स्टेट में, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। और उस गैसियस स्टेट में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो भी आपके पास कुछ एनर्जी देनी पड़े इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या ये सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी देनी पड़े, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। जब गैसियस एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जो भी एनर्जी देनी पड़े उसे क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हुआ। तो अब सुनिए, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, अब कहा गया है कि मान लीजिए इतना जान लीजिए, जिस तरह से एटॉमिक साइज का वेरिएशन होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी
आवर्त सारणी में पूरी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज का साइज क्या होता है भैया, उसका वेरिएशन क्या होता है, आर्डर क्या होता है। आपको बताया कि टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आने पर, जब पीरियड में आएंगे ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। और बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है। ये आपका एटॉमिक साइज की बात हो गई, जो कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब जस्ट उल्टा होता है एटॉमिक साइज, उल्टा क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। किसका उल्टा होता है, एटॉमिक साइज का। यानी अगर ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, कैसे घटता है, सब रीजन बताएंगे। अब अगर बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका एटॉमिक साइज घटता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए। अब अगर आपको इसको दर्ज कर देना है, अब अगर आपको पूछा जाए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए जनरली यानी सामान्यतः आयोनाइजेशन, इसको शॉर्टकट में देखिए ऐसे लिख रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन होल पीरियोडिक टेबल। देखिए कहा गया है कि सामान्यतः माना गया है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। क्लियर हुआ। लेकिन डी ब्लॉक में जैसे ही आएंगे तो भैया इसका कुछ ना कुछ अलग ही चलता है। तो जिस तरह से एटॉमिक साइज का भी लेफ्ट टू राइट घटता था, उसी तरीके से घटता था, लेकिन कहीं पे ज्यादा घटेगा, कहीं पे कांस्टेंट होगा, कहीं बढ़ेगा। उसी तरीके से इसमें भी होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज उल्टा है। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट और बोल सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज की। इस निशान का मतलब अगर 1 के बटे रहेगा तो बोलेंगे भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। ये तो मान लीजिए आपका थोड़ा सा टॉपिक हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको डस्ट कर रहे हैं आप, इसको छाप लीजिएगा। देखिए अगर जिस तरह से अगर साइज में देखा है, देखिए दो चीज होते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें ज्यादा और किसमें कम होगी। अगर मान लीजिए किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, आप कुछ बेसिक समझिए। अगर आपके पास एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में आपके पास एक ही ऑर्बिटल होंगे। पी ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। डी ब्लॉक में कितने होंगे, 5। और एफ ब्लॉक में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 ब्लॉक होंगे। यानी एक ऑर्बिटल में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, यानी एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी कितने होंगे, 6 भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन भरने की ऑर्डर हो गए। ये तो मान लीजिए एस ब्लॉक का हो गया। तो एस ब्लॉक में जब भी बात आएगी तो इसको बोलेंगे S2, इसको बोलेंगे P6, इसको बोलेंगे D10, इसको बोलेंगे F14। देखिए ये आपके इलेक्ट्रॉन भरने के, यानी कहा गया है अगर एस ब्लॉक के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो बोलेंगे वो उसका ऑर्बिटल क्या है, फुल फिल्ड है, यानी पूर्ण तरह से भरी हुई है। अगर पी के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 ही आएंगे, 7 इसके पास नहीं आ सकते हैं, क्योंकि भैया 3 ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, इसलिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6। 6 यानी कभी भी P7 देखने को नहीं मिलेगा। अब 6 से कम हो सकते हैं, P1 P2 P3 P4 P5 दिखेंगे, P6 दिखेंगे, लेकिन P7 नहीं दिखेगा। उसी तरीके से डी के पास मैक्सिमम कितने होंगे, 10। एफ के पास मैक्सिमम कितने होंगे, 14। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो बोलेंगे उसकी ऑर्बिटल क्या है, उसकी ब्लॉक क्या है, फुल फिल्ड है। अगर उसका जस्ट आधा हो जाए, अगर S2 की जगह S1 हो जाए, P6 की जगह P3 हो जाए, D10 की जगह D5 हो जाए, और F14 की जगह क्या हो जाए, F7 हो जाए, यानी अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाए तो बोलेंगे जस्ट उसका आधा, तो बोलेंगे हाफ फील्ड है। क्या है, हाफ फील्ड है। अब आपको आयोनाइजेशन एनर्जी बताया गया है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो भी एनर्जी दी जाए, तो भैया अगर आप इस फुल फील्ड वाले ऑर्बिटल में से, जिसमें अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर इतना आएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर इतना आएगा, S2 P6 D10 F14 आएगा, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड है। और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने पर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से
इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन तो फिलहाल निकलेगा, अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी दे देंगे तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो बोल सकते हैं वहां की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब चाहे फुल फील्ड हो चाहे हाफ फील्ड हो, दोनों में यही क्राइटेरिया फॉलो होगा। अगर आपके पास फुल फील्ड है तो वहां पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, हाफ फील्ड है तो वहां पे भी एनर्जी क्या होनी, ज्यादा देनी पड़ेगी। जैसे हम आप एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। क्वेश्चन है, बोला गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो इसके लिए आपको पता करना है, इसके लिए क्या पता करना है भैया, किसकी एनर्जी यानी किसके इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन निकालेंगे। देखिए अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन होता है 8, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1s2 2s2 2p 3 आएगा। इसका करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p 4 आएगा। इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। अब देखिए, अब अगर कहा जाए, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है, क्वेश्चन क्या दिया गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, ये आपको पता करना है। तो भैया आपको अगर यही पता करना है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद लास्ट में से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी देनी पड़े उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कहा गया है कि अगर इसमें से लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा, पी ब्लॉक वाला है, इसमें किसका है, पी है। अब पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, इसमें कितने हैं, 4। आपको बताया है कि अगर पी के पास 6 और 3 दोनों में से अगर कोई भी होगा तो बोलेंगे वहां एनर्जी क्या होगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी क्या होगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो यहाँ पे देखिए अब P3 है, क्या है, P3 है, और यहाँ पे क्या है, P4 है। यानी 3 और 4 में से 3 वाला जो है हाफ फील्ड है और 4 वाला क्या है, हाफ फील्ड नहीं है। फुल फील्ड और हाफ फील्ड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, तो क्या आपके पास पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको कोई कहेगा पैसा दे दो, मतलब आपको अगर कोई 2-4 रुपए और दे देगा तो आप लेना नहीं पसंद, क्योंकि आपके पास अरबों करोड़ों रुपया है, तो आप पैसा लेना पसंद नहीं करेंगे। आप कहेंगे भैया हमारे पास जितना उतना ठीक है, हम उतने खुश हैं। तो वो किसके पास होता है भैया, फुल फील्ड वाले के पास। हाफ फील्ड का मतलब है वो भी खुश रहता है, वो भी चाहता है भैया मेरे पास जितना है मैं उतने खुश हूँ, उसको इलेक्ट्रॉन लेने और देने से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर भैया लेने जबरदस्ती करेंगे तो देगा, लेकिन बहुत ज्यादा आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी चाहिए उसे। तो वही कहने का मतलब है कि P3 P4 में जब P3 होगा चाहे P6 होगा, P3 होगा चाहे P6 होगा, S1 होगा चाहे S2 होगा, D5 होगा चाहे D10 होगा, F7 होगा चाहे F14 होगा, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन अपने 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 स्टेबल है, वो कहीं इधर उधर भटकना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से वहां पे एनर्जी, अगर आप इलेक्ट्रॉन वहां से निकालना चाहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। वही चीज अगर P3 में से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे, P3 में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो P2 बचेगा, P4 में से निकालेंगे तो P3 बचेगा ना। सुनिए, अगर P3 में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपके पास P2 बचेगा। क्या आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3 में से, क्योंकि P3 वाला तो स्टेबल है। और P4 में से भैया सोचेगा एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो हम P3 बन जाएंगे, ये तो P4 वाला सोचेगा कि हम जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन दे दें जिससे हम क्या बन जाए, P3 बन जाए और हम एक स्टेबल बन जाए, और फिर हमसे कोई दोबारा निकालने आए तो उसको बताएंगे भैया कि कितनी पावर होती है फिर लोग फुलफिल की। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन हर जगह से निकलेंगे भैया। अगर हम पावरफुल हैं हम तो किसी को भी दबा सकते हैं, ठीक है, अगर हम पावरफुल किसी को दबा सकते हैं। वही चीज कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 है तो हम कम से कम किसको एनर्जी दें वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी क्या होगा, ज्यादा देनी पड़ेगी। इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी क्या होगा, कम देना पड़ेगा। आप थोड़ा सा एनर्जी देंगे एक निकाल देगा, इसको थोड़ा सा देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बोला गया नाइट्रोजन की ज्यादा होगी किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन थेरेपी ज्यादा होगी किससे, ऑक्सीजन की। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि भैया वहां पे एनर्जी क्या है, ज्यादा देनी पड़ेगी। क्योंकि पी ब्लॉक की हाफ फील्ड स्टेबल ऑर्बिटल है। क्लियर हुआ। इस तरीके से हम निकालते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन किससे है, इसको डैश कर रहे हैं। अब देखिए, अब आपके पास अगर कह दिया जाए कि इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रॉन निकाल, अब देखिए एक दो कंडीशन और होते हैं। एक होता है फॉर केटायन एंड न्यूट्रल, और दूसरे होती है फॉर एनायंस। देखिए, अगर केटायन मतलब किसी के ऊपर प्लस चार्ज हो, न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, एनायन का मतलब क्या है, किसी के ऊपर माइनस चार्ज हो। इतना क्लियर हुआ।
तो वही कहा गया, अगर कोई केटायन होगा कोई न्यूट्रल होगा, कोई केटायन होगा और कोई न्यूट्रल होगा, तो वहां से अगर आपको आयोनाइज एनर्जी देखना हो तो वहां आप पता करेंगे कि आयोनाइज एनर्जी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी देखिए, एनर्जी देने का मतलब क्या है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो वहां पर हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब किसी चीज को आप एनर्जी देंगे तो वहां से हीट निकलेगा, क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, उष्मा निकलेगा। तो वही बोला गया है, अगर केटायन होगा और न्यूट्रल होगा तो वहां पे डेल्टा एच, डेल्टा एच बोलते हैं एंथैल्पी, क्या बोलेंगे, एंथैल्पी यानी हीट, वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब डेल्टा एच क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर हुआ। अब अगर एनायन की बात की जाए, एनायन की बात की जाए तो एनायन में डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब डेल्टा एच क्या होगा, जीरो से कम होगा। क्लियर हुआ, ये आपका होता है। और इसको बोलते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और डेल्टा एच निगेटिव मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपके क्या हो गए, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये आपकी हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए, आपको पहले बताया है कि साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। साइज बढ़ने का मतलब क्या है, साइज बढ़ने का मतलब क्या है, तो ठीक है, जिस तरह से हम इसको क्या करेंगे भैया, केटायन आयन के लिए न्यूट्रल के लिए हो गया एंडोथर्मिक, इसके लिए क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। क्लियर हुआ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपका हो गया आयनन ऊर्जा, और केटायन आयन के लिए हो गया, एनायन के लिए होगा। अब इसको नोट कर लीजिए। अब इसको हम क्वेश्चन कराते हैं। क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। मान लीजिए हम डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन कराएंगे। इसमें मान लीजिए आपको लिख रहे हैं, इसके लिए क्वेश्चन है, किसके लिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, इन सब में, ये आपके क्या है भैया, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट हैं। लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, इन सब में आपको क्या बताना है, इन सब में आपको बताना है, आर्डर बताना है किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का। इन सब में सबसे ज्यादा किसका होगा, फिर सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, इस तरह से आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का आर्डर लिखना है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होने के बाद उसका निकालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इधर वाला मिटा, देखिए इधर देखिए, तो लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, इसका होता है 5, इसका होता है 6, इसका होता है 7, इसका होता है 8, इसका होता है 9, इसका होता है 10। इस तरीके से हमारे क्या हो गए, एटॉमिक नंबर हो गए। अब सबका निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब लिथियम का निकालेंगे तो लिथियम का आपका आएगा 1s2 2s2। क्लियर होगा, 2s1 होगा। इसका क्या होगा, बेरिलियम का, बेरिलियम का हो जाएगा 1s2 2s2, इसका होगा 1s2 2s3, इस तरीके से होगा। और इसका होगा 1s2 2s4, इसका होगा 1s2 2s2 2p3 होगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट सिर्फ लास्ट वाला लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, सिर्फ लास्ट वाला लिख रहे हैं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है कहाँ से, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से, लास्ट वाले बैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकालना है। तो इसका आता है लिथियम का 1s1 2s1, इसका आता है 2s2, इसका आता है 2p3 2p1, इसका आता है 2p2, इसका आता है 2p3, इसका आता है 2p4, इसका आता है 2p5, इसका आता है 2p6। नहीं, लास्ट में उसके पहले जोड़ लेंगे 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2p1 1s2 2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6। इस तरीके से सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, तो अब उसमें देखिए किसमें इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर किसमें एनर्जी ज्यादा नहीं पड़े। जिसमें एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़े उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसमें एनर्जी कम देनी पड़े उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो आप इसको देखिए 2p6 है भैया, 6 है तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए फुल फील्ड है। पी ब्लॉक के में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका मतलब इसकी ऑर्बिटल क्या है, फुल फील्ड है। तो इसमें से एनर्जी आपको इतना देनी पड़ेगी, इतना देनी पड़ेगी, तो भैया इसकी बात ही अलग है। तो भैया ये क्या करेगा, 2p6, यानी कहने का मतलब है कि 2p6 का ज्यादा होगा। 2p6 का क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, 2p5 में। अब देखिए, अब 2p5 और 2p4 में, 2p5 और 2p4 में किसका ज्यादा होगा भैया, ऑब्वियसली फ्लोरीन का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2p5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी देंगे, ये इसके कंपेयर में तो एनर्जी लगेगी। क्योंकि भाई 2p4 क्या करेगा, अगर ये थोड़ा सा एनर्जी पाएगा, ये क्या करेगा, थोड़ा सा एनर्जी पाएगा तो भाई 2p3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो सोचेगा कि हमको कम से कम कितनी एनर्जी दे दिया जाए,
कम से कम कितनी एनर्जी दे दिया जाए जिससे हमारे पास क्या हो जाए 2p4 और 2p5 यानी यहाँ पे 2p3 हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए 2p4 हो जाए, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी। अब देखिए बात होती है 2p3 और 2p4 में, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। आपको पहले बताएं 2p3 वाला, जो p3 वाला क्या भैया हाफ फील्ड है, और p4 वाला क्या है भैया तो p3 वाला क्या है हाफ फील्ड है, जिसमें हाफ फील्ड वाला भी स्टेबल होता है, हाफ फील्ड वाला भी क्या होता है स्टेबल होता है, और P4 वाला भी क्या होता है स्टेबल होता है। भाई स्टेबल होगा तो इससे ज्यादा ही होगा, यानी इससे ज्यादा होगा, और P3 वाला इससे ज्यादा होगा। अब इसमें P1 P2 में देखा कि भाई कार्बन का ज्यादा होगा। अब देखिए अभी आपको सब बताएंगे। अब 2s2 2p1 में किसका ज्यादा होगा भैया 2s2 ज्यादा होगा, तो इसके बाद इसका ज्यादा होगा। यानी इस तरीके से आप क्या करेंगे इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का आर्डर लिखेंगे। अब देखिए अब अगर इसको शॉर्टकट में लिखना हो तो किसका लिखेंगे, आप लिख लीजिए यहाँ पे। पहले आपके ज्यादा होगा नियान का, फिर फ्लोरीन का, फ्लोरीन के बाद आपका आ जाएगा किसका नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरान का, फिर बेरिलियम का, फिर लिथियम का। इस तरीके से आपके क्या हो गए आर्डर हो गए। यानी कहने का मतलब है कि लिथियम का ज्यादा होगा, फ्लोरीन का लिथियम से कम, नियॉन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, कार्बन, बोरान, बेरिलियम, लिथियम। इस तरीके से आपके आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गए आर्डर हो गया। क्लियर हुआ। तो आज यहीं तक देखेंगे क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारा टॉपिक था, जो कि हमारा एकदम अच्छे से बेसिक से लेके एकदम अच्छे से कवर कर दिया। इसके बाद आपको कहीं पे कुछ नहीं पढ़ना है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कहीं पे कोई दिक्कत हो आप उसको दोबारा कमेंट करिएगा, हम उसको बता देंगे। बस कोशिश करिए, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, आप इसको पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत होगा हमेशा साथ हैं। बस आप बताते रहिए कहाँ पे आपको मजा आया, कहाँ पे किस समझ में आया है। बस वेल डन, बंद करते हैं। आप आराम से पढ़िए करते रहिए, कोई दिक्कत होगा हम साथ हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।